A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं और वही क्वेश्चंस मैं आज के टेस्ट में आप लोगों से पूछूंगा जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले करवाए हुए हैं। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है या फिर नहीं किया है। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 25 या 30 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना तो उसका आंसर आप लोग केवल एक बार किया कीजिए। मैं देखता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर करते रहते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक बार अपना आंसर बताइएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। एक बार से ज्यादा आपको आंसर नहीं करना है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा जोड़ा पी ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए हैं और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना सेम यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा जोड़ा पी ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए और अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु क्रमांक 16। यानी परमाणु क्रमांकों का कौन सा जोड़ा, यहां पे जोड़े की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है। तो परमाणु क्रमांकों का कौन सा जोड़ा पी ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है? तो यह है परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु क्रमांक 16। ये दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब देखिए परमाणु क्रमांक 13 सबसे पहले हम करेंगे। यहाँ पे परमाणु क्रमांक 13 ये होता किसका है? ये एल्यूमिनियम का होता है। किसका? एल्यूमिनियम का होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10। 2p6 के बाद आपका क्या आएगा? 3s2। फिर इसके बाद लास्ट में आपका आएगा 3p1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की अब हमें जरूरत है। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये p सबशेल में एंटर कर रहा है। किस सबशेल में? पी सबशेल में एंटर कर रहा है। 3p1 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पी सबशेल में एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो ये एल्यूमिनियम है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो एटॉमिक नंबर 16 यहां पे दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 16 ये होता किसका है? ये होता है सल्फर का। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पे कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6। फिर इसके बाद यहां पे आएगा 3s2। फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 2 4 6 4 10 2 12 और 16 यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है, यानी लास्ट में क्या आएगा? 3p4 आएगा। अब यहाँ पे सल्फर में देखिए, सल्फर में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये
पी सबशेल में एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सल्फर जो है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा जोड़ा पी ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है, तो ये है एटॉमिक नंबर 13 यानी परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु क्रमांक 16, ये दोनों ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अदर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो मैं आपको चेक करवा देता हूं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 10 जो आपका है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये पी ब्लॉक का तो होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है ये एस ब्लॉक का होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा जोड़ा, जोड़ा से मतलब ये हो जाएगा पेयर, पेयर मतलब ये हो जाएगा कि दोनों तत्व आपके पी ब्लॉक के होने चाहिए। तो इसमें एटॉमिक नंबर 10 वाला ये तो पी ब्लॉक का है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर 12 वाला है ये एस ब्लॉक का है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद ऑप्शन सी दिया है एटॉमिक नंबर 14, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर 14 ये तो पी ब्लॉक का होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर 20 है ये एस ब्लॉक का होता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। और ए व बी दोनों ये तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाई जाए तब किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाई जाए तब किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नियत रहेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए और थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। जल्दी मत कीजिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए, फिर अपना आंसर कीजिए। मैं आपको यहाँ पे टाइम देता हूं, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना यहाँ पे आंसर करना है। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्टिंग से स्टडी कर रहा है उसको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाई जाए तब किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो घटेगा। तो मैं आपको डिटेल में समझा दूं, देखिए अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको पता है, और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अपवर्तनांक n तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर करता है। देखिए लैम्डा का मान बढ़ने से अपवर्तनांक n का मान जो होता है वो घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक n का मान घटेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी घटेगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। फिर इसके बाद चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर करेक्ट आंसर बताइए। अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा और करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया हुआ है, यहाँ पे पहली बार नहीं आया हुआ है, ये पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ये क्वेश्चन लगा पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं
तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं, तो करेक्ट आंसर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, 500 हर्ट्ज आवृत्ति। आवृत्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवृत्ति एन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये हमें दी गई है 500 हर्ट्ज, ये मैंने यहां पे लिख दी। फिर इसके बाद यहां पे लिखा एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 80 और सेंटीमीटर में दी गई है। अब देखिए इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अगर आप सेंटीमीटर को लेकर आगे चले गए तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 80 और अपॉन में 100 से हम डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, अगर इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे 80 और अपॉन में 100 और ये मीटर में हो जाएगा। तो यही मैं लाके यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंटीमीटर यहाँ पे हटाता हूँ 80 और अपॉन में यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर। अभी आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। अब यहाँ पे दूरी एस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, दूरी एस की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 किलोमीटर दी गई है, जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे समय पूछा गया, समय टी की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेग v की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे, तब ये हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, तब हमें t का मान पता चलेगा। तो वेग v की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे v यानी वेग की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो देखिए n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 500 हर्ट्ज, ये n की वैल्यू है। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 80 सेंटीमीटर में दी गई थी, इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 80 अपॉन में 100 मीटर, ये आपका दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैं यहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल कर देता हूं। अब ये बचा 5 और ऊपर बचा आपका 80 और नीचे आपका 1 बचा हुआ है, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। तो 80 गुणे 5 आप कर दीजिए, या फिर 5 गुणे 80 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 400। और किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम यहाँ पे वेग को निकाल रहे हैं। तो वेग v की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 400 मीटर पर सेकंड, ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है, t को निकालना है। तो समय बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं, समय बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी, ठीक है, डिस्टेंस जो आपकी है दूरी, और बटे में जो हमने यहाँ पे वेग निकाला, इसीलिए वेग यहाँ पे निकाला है, देखने के लिए नहीं, यहाँ पे वेग निकलेगा तभी हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो समय बराबर दूरी बटे वेग। तो दूरी आपकी क्या है, 1 किलोमीटर, जिसमें 1000 मीटर होते हैं। तो ऊपर मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये 1000 ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह है नहीं। तो दूरी की जगह हम क्या रखेंगे, 1000 को रखेंगे। और वेग हमने कितना निकाला है, वेग अभी हमने यहाँ पे 400 मीटर पर सेकेंड निकाला हुआ है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी दूरी यहाँ पे है ये मीटर में है, 1000 मीटर, ठीक है। और वेग जो आपका है ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए 10/4 बचा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2.5 और किस में आएगा, देखिए ये मीटर से ये मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड 2.5 सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से लास्ट वाला स्टेप सॉल्व करके समझा देता हूं, वहां पे जगह नहीं थी। देखिए हमें यहाँ पे समय निकालना था, तो समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी, और हमने वेग निकाला हुआ, तो दूरी और बटे में वेग को हम यहाँ पे रख देंगे। दूरी हमारी 1 किलोमीटर दी गई, जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, और अपॉन में आपका जो हमने वेग निकाला हुआ था वो क्या आया था,
400 मीटर पर सेकेंड आया हुआ था। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 2.5 और ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और 2.5 सेकेंड मिलेगा। और 2.5 सेकेंड आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। 2.5 यहां पे मिनट दिया गया, देख लीजिएगा, मिनट नहीं होगा, सेकेंड होगा, ध्यान रखिएगा। 2.5 सेकेंड, तो 2.5 सेकेंड कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वैसे भी मैंने आपको पहले कई बार कराया हुआ है। आंसर हमारा आया 2.5 सेकेंड, जो कि ऑप्शन में कहीं है नहीं। यहाँ पे 2.5 ये मिनट में दिया गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे मिनट में दिया गया, ध्यान रखिएगा, मिनट नहीं सेकेंड होगा, और सेकेंड आपका कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे है कि पायरोलुसाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है, पायरोलुसाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी मैंने आपको करवा दी है यहाँ पे धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड। अगर इतना पढ़ लेंगे तो यहां से क्वेश्चन आया ना, तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहीं से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो पायरोलुसाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पायरोलुसाइट होता है ये किसका अयस्क होता है, ये मैंगनीज का होता है। किसका होता है, मैंगनीज का होता है। मैंगनीज आपका ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। पोटेशियम है, कैल्शियम है, सिल्वर है, लेकिन मैंगनीज तो है ही नहीं। जब मैंगनीज है नहीं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। यानी पायरोलुसाइट यहाँ पे निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो इन तीनों में से तो किसी का है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, पायरोलुसाइट जो है ये मैंगनीज का अयस्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। अभी मैं आपको आंसर बताने के बाद बताऊंगा कि आखिर इस क्वेश्चन में खास बात क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले आंसर कर लीजिए तब बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल। ऑप्शन ए दिया समान रहेगा, ऑप्शन बी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बढ़ेगा, और ऑप्शन डी आपका दिया है घटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर बताइए, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, बढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक का ये आपका क्वेश्चन है, और अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया। मैंने आपको पहले भी इसका करेक्शन करवा दिया था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सरल लोलक वाला, वहां पे बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। आपकी बुक में क्या दिया गया है, अरिहंत की बुक में इसका आंसर दिया गया है घटेगा, ये वाला, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक करेक्शन नहीं किया है अपनी बुक में, आज कर लीजिएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बुक वाला आंसर जाके लगाएंगे और फिर आपका आंसर भी हो जाएगा गलत। तो अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में इसका आंसर गलत दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे क्यों बढ़ेगा मैं आपको समझा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या हमारा होता है, T इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट के अंदर क्या होता है, L अपॉन में G होता है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है कि लोलक का आवर्तकाल T गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको क्या बताया कि लोलक का आवर्तकाल T गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो ये T होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है अंडर रूट G के। ये ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर g का मान घटेगा
तो टी का मान बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर जी का मान घटेगा तो ये जो टी का मान है ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर, पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर जी का मान कम होता है। क्या होता है, जी का मान कम होता है। और जब चंद्रमा पर जी का मान कम होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी का मान यहां पे कम होगा तो टी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा ना, रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर यही तो होगा, ऑप्शन सी होगा, बढ़ेगा। तो आई होप आपको यहां पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया इसीलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, लोलक का आवर्तकाल टी गुरुत्वीय त्वरण जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी टी व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट जी, ये आपका दिया हुआ है। देखिए, अगर ध्यान रखिएगा जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। और जब चंद्रमा पर जी का मान ये कम होगा तो टी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा ना, घटेगा नहीं। जो बुक में दिया गया है वो गलत दिया गया, उसका करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में कोई खास बात है, तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होती। 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए दिया जिंकाइट, ऑप्शन बी स्पोडियमिन, ऑप्शन सी दिया है एप्सम लवण और ऑप्शन डी दिया है फ्लोरस्पार। तो आपको कमेंट करके सबसे पहले यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर करने का केवल एक ही तरीका है कि आपको ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा एक बार, तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये होती है फ्लोरस्पार में। फ्लोरस्पार में ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि फ्लोरस्पार का जो फॉर्मूला होता है CaF2 होता है। क्या होता है, CaF2 होता है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि फ्लोरस्पार ये जो अयस्क है ये किस धातु का अयस्क होता है, ये आपको बताना है। बड़े आसानी से बता पाएंगे, साफ साफ फॉर्मूला ही मैंने आपके सामने लिख दिया है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं अदर ऑप्शंस। अब यहां पे जिंकाइट सबसे पहले लिखा है। अगर इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे जिंकाइट का तो आप लिखेंगे ZnO। अब देखिए ZnO में O से मतलब हमारा ऑक्सीजन से होता है। यहां पे ऑक्सीजन है, ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होती। तो जिंकाइट यानी ZnO में O यहां पे ऑक्सीजन है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर स्पोडियमिन दिया गया है। स्पोडियमिन ये लिथियम का अयस्क होता है, आपको पता होगा। अब देखिए, अगर इसका स्पोडियमिन जो आपका लिखा है इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो Li, फिर इसके बाद यहाँ पे Al, फिर Si2O6 आएगा। यहां भी O आ गया, O से मतलब ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर एप्सम लवण दिया है या फिर आप इसे बोल सकते हैं एप्सम सॉल्ट या फिर एप्सोमाइट बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो MgSO4, फिर इसके बाद यहां पे आपका क्या लिखा है 7S2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7S2O। अब यहां भी देखिए SO से मतलब ऑक्सीजन, यहां भी आ जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है MgSO4.7S2O। लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया हुआ था और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, फॉर्मूला आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, अयस्क का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में एप्सम लवण यानी एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फ्लोरस्पार हो जाएगा। इसी में यहां पे ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि यहां पे CaF2। क्या आपको कहीं यहाँ पे O दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। कई बार कराया है इस टाइप के, मैंने आपको 12 से 13 क्वेश्चन कराए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है
कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में यानी सेम पीरियड में उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, समान आवर्त की बात हो रही है, सेम पीरियड की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया हुआ, सेम यही क्वेश्चन कराया है, कुछ चेंज मैंने यहां पे किया नहीं है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो पहले एक बार समझ लीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर यहां पे बता देता हूं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, Y और NB। अब यहां पे ये Y से मतलब क्या होता है, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए Y से हमारा मतलब किससे होता है? येट्रियम से होता है। किससे होता है? येट्रियम से होता है। ये एक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट होता है येट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39 यानी 39 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे NB लिखा है। NB से मतलब क्या होता है? NB से मतलब होता है नायोबियम। ये भी आपका एक एलिमेंट होता है, NIOBIUM, नायोबियम। नायोबियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 41। क्या होता है? 41 होता है। तो देखिए आप पेरियोडिक टेबल चेक कीजिएगा, आवर्त सारणी चेक कीजिएगा, तो आपको यह पता चलेगा जो येट्रियम एटॉमिक नंबर 39 और जो नायोबियम यानी एटॉमिक नंबर 41 है, ये सेम पीरियड में है, सेम आवर्त में है। आवर्त में चेक करना है, ध्यान रखिएगा, एक ही आवर्त में है। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं परमाणु क्रमांक ही इनका कितना करीब है, एक का 39 है, एक का 41 है, ठीक है। एक ही आवर्त में ये दोनों तत्व उपस्थित हैं। आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, एक तरफ आपको ऐसे Y लिखा हुआ मिलेगा, Y के बाद एक एलिमेंट आपका और आएगा, फिर ठीक इसके बाद आपका यहाँ पे नायोबियम होता है। एक ही आवर्त में यानी समान आवर्त में ये उपस्थित है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, Y और NB। और इसके अलावा जो आपके अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A, C और D, इसको आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब आपके सेम पीरियड में नहीं है, सेम आवर्त में नहीं है, बल्कि ये एक ऊपर है तो एक नीचे आपका है, ठीक है, सेम आवर्त में नहीं है। सेम आवर्त का मतलब ये होता है कि एक ही आवर्त में, जैसे यहाँ पे Y हो तो इसके बाद यहाँ पे आपका NB हो। ये नहीं कि Y के नीचे आपका NB ये दिया है, तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये बगल ही बगल होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि कांच के एक प्रिज्म में बैंगनी, लाल एवं हरे प्रकाश का वेग क्रमशः V और फिर यहाँ पे V लिखा है, इससे मतलब हो जाएगा वायलेट। V से ये तो वेग हो गया, क्योंकि वेग दिया है ना, तो ये जो V लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तो वेग, लेकिन इसके नीचे जो ये V लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब हो जाएगा वायलेट यानी बैंगनी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? V। R से मतलब हो जाएगा रेड। फिर इसके बाद आपका दिया है V, इसके बाद G से मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन यानी हरा, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो वेग क्रमशः VV, VR एवं VG, यानी V वायलेट, V रेड और V ग्रीन है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अब ये ऑप्शन बी क्यों करेक्ट हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ये रिलेशन आपका लिख देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जब प्रकाश
ठीक है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और हरे रंग की उससे कम तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चूंकि प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए लाल रंग का जो वेग होगा वो सबसे अधिक होगा। जैसे ये जो लाल रंग का वेग होगा ये सबसे अधिक, फिर उसके बाद हरे रंग का उससे कम और फिर यहाँ पे बैंगनी रंग का सबसे कम हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में आपका ऑप्शन बी लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं, देखिए जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती वो सबसे अधिक, फिर उसके बाद हरे रंग की उससे कम हो जाती है और तथा उसके बाद बैगनी रंग हमारा दिया है तो बैगनी रंग की यहाँ पे सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश का वेग है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए लाल रंग का वेग सबसे अधिक हो जाएगा। लाल रंग का वेग सबसे अधिक, फिर उसके बाद हरे रंग का उससे कम, इसीलिए यहाँ पे बीजी, फिर इसके बाद बैंगनी रंग का सबसे कम यानी यहाँ पे वी वायलेट। इसलिए आपका रिलेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन आपका 12th लेवल का है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये 11 12th लेवल का है। 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ क्वेश्चंस आपके 12th लेवल के भी आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिलिकॉन में अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं आज ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरी बार करवा रहा हूं, इससे पहले भी मैंने एक बार आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिलिकॉन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है, देखिए सिलिकॉन को हम शॉर्ट में SI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? SI से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 14 होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूं। तो देखिए 1s2, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा 2s2, फिर 2p6, इसके बाद 3s2, फिर यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आएगा 3p2, ये आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12, और अगर आप 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, जो कि एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। अब हम यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालेंगे? देखिए स्ट्रक्चर बनाना होगा, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा ऑर्बिटल का। जो ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे देखिए S आपका है और एक P है, तो यहाँ पे बनाना होगा हमें स्ट्रक्चर। अब देखिए 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो एक ऐसे और एक ऐसे, ये फिलअप कर दिया। 2s2, ये भी यहाँ भी s ऑर्बिटल बनेगा, तो s ऑर्बिटल तो आपका ऐसे ही बनता है। और यहाँ पे इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने फिलअप किया क्योंकि 2s2 है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते ही हैं s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये मैंने किया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 2p6 लिखा हुआ है, इसका मैं स्ट्रक्चर ऊपर बना दे रहा हूँ, नीचे वहां पे जगह है नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना देता हूं। तो देखिए p ऑर्बिटल आपका ऐसे बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 11th 12th में जरूर पढ़ा होगा। तो p यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए कैसे फिलअप करेंगे, 1 2 3, फिर इसके बाद ये 4 5 और ये 6, ये हमने फिलअप कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे s ऑर्बिटल आया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसे और एक ऐसे, इसको फिलअप कर देंगे। अब लास्ट में देखिए 3p2, यही वाला हमारा मेन है, ये 3p2 वाला यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये इसके लिए 3p2 वाला है, एरो मैंने बना दिया है। अब 3p2 देखिए ऑर्बिटल तो आपका p है, ऐसे बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक ये
और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, और जबकि p में कितने आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये फिर ये फिर ये फिर ये होता तो ये ऑर्बिटल पूरा फिलअप हो जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अयुग्मित है। क्या है, अयुग्मित है। यानी सिलिकॉन में, यानी जो एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन है, इसमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे अयुग्मित है। देखिए क्यों अयुग्मित है, अगर यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे होता, फिर यहां पे एक ये और एक ये पूरा फिलअप होता, तो ये अयुग्मित नहीं रह जाते, क्योंकि यहां पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेले हैं, ये एक ये और एक ये, तो ये दोनों क्या है, ये अयुग्मित है। यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। और सब में देखिए यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये भी आपका पेयर है, ये भी सब पेयर है, ये भी सब युग्म में है, लेकिन ये दोनों आपके अलग अलग हैं। पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी होना चाहिए था, तब ये हो जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बचे हुए हैं, ये क्या है, यही अयुग्मित है। यानी सिलिकॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। ऑप्शन में आते यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, लास्ट में आपका 3p2 आता है, इसी का स्ट्रक्चर बनाकर चेक कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके थे यही अयुग्मित थे, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। ऑप्शन ए कैपलर ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी एडवर्ड ने, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। चारों ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, पहले भी मैंने आपको ये कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। किसने ज्ञात किया था, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो क्या कैवेंडिश आपका कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया। केपलर, न्यूटन, एडवर्ड दिया है, लेकिन कैवेंडिश नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो न्यूटन पे टिक कर देते हैं, न्यूटन पे नहीं, यहाँ पे कैपिटल जी की बात हो रही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मान किसने ज्ञात किया था, कैवेंडिश ने। अब इसका मान होता क्या है, ये जो कैपिटल जी आपका दिया है, आखिर इसका मान होता क्या है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपका होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। सीधे सीधे आपसे मान भी पूछा जा सकता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, किसने ज्ञात किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, और इसका मान भी याद कर लीजिएगा कैपिटल जी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटि मान पूछा गया है। अब देखिए कोटि मान पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जाके चैनल पे पढ़ लीजिएगा, 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा फिजिक्स की, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोटि मान आता है तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 5 से 6 बार पहले भी कराया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 20 से 25 सेकंड का समय लगना चाहिए और आप बता पाएंगे। और अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझा ही दूंगा, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या
करना है, हमें यहाँ पे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी दी गई है 3.84 इंटू 10⁵ तो देखिए सबसे पहले कोटिमान निकालने के लिए आपको क्या करना, जो ये आपका पॉइंट वाला, ये पॉइंट वाली संख्या लिखिए, इस पे फोकस कीजिए। क्या लिखा है 3.84। अब इसका हम कंपैरिजन कराएंगे, क्या कराएंगे, कंपैरिजन यानी तुलना कराएंगे। 3.84 की तुलना हम यहाँ पे किससे करवाएंगे, हम करवाएंगे 3.16 से। आप ये देखिए, ये जो यहाँ पे 3.84 है, ये 3.16 से छोटी संख्या है या फिर बड़ी संख्या है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि जो ये 3.84 है, ये 3.16 से क्या है, ये बड़ी है। जब ये संख्या बड़ी है तो कुछ नहीं करना, जो पावर आपकी 10⁵ है उसमें +1 ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 10⁶ और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर यहाँ पे ऐसा होता जी, ये 3.16 है, अगर ये वाली जो संख्या है 3.84, यहाँ पे इससे कोई छोटी संख्या दी होती जो 3.16 से क्या होती, छोटी होती, तब हमारा कोटिमान जो पावर आपकी दी होती सेम वही हो जाती, या फिर 3.16 के बराबर होती तब भी हमारा कोटिमान वही हो जाता। जैसे यहाँ पे 10⁵ दिया है तो 10⁵ ही हो जाता। अगर संख्या 3.16 से छोटी होती या फिर इसके बराबर ही होती तब भी यही सेम पावर आपका यहाँ पे आंसर हो जाती 10⁵. लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है 3.16 से ये जो संख्या है 3.84 ये बड़ी है, इसलिए 10⁵ + 1 हो जाएगा 10⁶ और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक बार ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, सब कुछ आपको पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। ये एक ही क्वेश्चन में ना कई कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं जितना आपको ये लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले कई बार कराया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आंसर पता होगा और वो तुरंत अपना आंसर बता देंगे क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। अगर पहली बार अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार सोचेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करें और इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बता देता हूं। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होगा वो 33 होगा। कैसे होगा चलिए सब कुछ समझाता हूं डिटेल में। तो क्या दिया है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। सबसे पहले जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये पता कीजिए आखिर ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना, जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 हो जाएगा, 2 12 और 12 3 15, इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 + 2 4 + 6 आप करेंगे 10 10 और 2 12 और 12 और 3 आपको मिलेगा 15। एटॉमिक नंबर 15 हमें पता चल चुका है। परमाणु क्रमांक क्या है तत्व का, 15 है। परमाणु क्रमांक 15 आखिर ये होता किसका है, तो आप बोलेंगे जो परमाणु क्रमांक 15 होता है ये फास्फोरस का होता है। फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। अब पूछा गया कि आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे, देखिए तत्व तो हमने पता कर लिया फास्फोरस है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे की बात हो रही है। P के ठीक नीचे, यहां पे ना आपसे बायां पूछा गया है, ना दायां पूछा गया है, ना ऊपर पूछा गया है, सीधे आपसे ठीक नीचे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यानी इस तत्व के ठीक नीचे तत्व का परमाणु क्रमांक है, नीचे स्थित तत्व का। तो फास्फोरस के ठीक नीचे आपका कौन सा तत्व होता है, तो ये होता है आर्सेनिक। क्या होता है, आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 33।
पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, आपका फास्फोरस लिखा होगा और फास्फोरस के ठीक नीचे नीचे चेक कीजिएगा, इसी के नीचे आपका AS यानी आर्सेनिक होता है जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। तो ऐसा ये आपका क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 33। तो आज की इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हो ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।